नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। देश की बड़ी खबर पर, जिस पर आज आप चर्चा चाहते हैं, उस पर माइक ऑन होता है। और सबसे पहले जिस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, मोदी की खरी खरी, ड्रामा नहीं डिलीवरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीत सत्र के लिए पहुंचे और सदन शुरू होने से पहले उन्होंने सीधा संदेश देश के विपक्ष को दे दिया। उन्होंने कह दिया कि यहां ड्रामा नहीं चलता है, यहां डिलीवरी चलती है। यानी आप क्या करते हैं उस पर सबकी नजर है। मोदी की ये दो टूक क्या विपक्ष को समझ आई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कह दिया कि विपक्ष को अगर टिप्स चाहिए तो मैं टिप्स भी दे सकता हूं। क्या उनकी टिप्स राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष सुनने वाला है? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ दूसरी खबर जिस पर आज माइक ऑन हो रहा है, बंगाल में चुनाव। क्या इसी वजह से संसद में तनाव? आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने एक बैठक की और एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मन बना लिया। अब क्या यह तय है कि एसआईआर के मुद्दे पर इस संसद में हंगामा होगा? कम से कम विपक्ष के रवैये से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आज ही राज्यसभा भी स्थगित हो गई और लोकसभा भी 2 बार स्थगित करनी पड़ी। तो क्या बंगाल के चुनाव से पहले हंगामा संसद में होगा? आज इस खबर पर माइक ऑन हो रहा है। और इसी के साथ साथ आज जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का माइक ऑन कर रही। मौलाना महमूद मदनी ने आज एनडीटीवी इंडिया पर मुझसे खास बातचीत की है। सिर्फ एक चैनल जिस पर इस विवाद के बाद वो आए और जिहाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और वंदे मातरम पर दिए अपने बयान पर क्या बोले महमूद मदनी, और आखिर इंटरव्यू छोड़कर क्यों चले गए महमूद मदनी? क्या अपने बयानों को दोहराने से बचते दिखे मौलाना महमूद मदनी? आज इस पर भी माइक ऑन हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले आज संसद से जो तस्वीर आई उस पर आपका ध्यान खींच रही हूं, क्योंकि संसद में शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। ये देखिए, संसद के सत्र के लिए प्रधानमंत्री की एंट्री हुई है। प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह किरण रिजिजू उनके साथ थे, अर्जुन राम मेघवाल उनके साथ थे और अपने मंत्रियों के साथ आज वो संसद सत्र के लिए पहुंचे हैं। और वहां उन्होंने बड़ा संदेश दिया कि डिलीवरी चाहिए, सिर्फ ड्रामा नहीं। तो इस पर दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। जब डिलीवरी और ड्रामे वाला संदेश दिया तो पत्रकारों ने राहुल गांधी को घेर लिया और पूछा कि क्या आप टिप्स लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ ड्रामा करती है? तो ये तस्वीरें आई, पत्रकारों ने पूछा, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल चुप रहे। जरा सुनिए कैसे ड्रामा नहीं डिलीवरी पर सवाल हुए राहुल से। Thank you, brother. No, I'm not talking right now. Thank you. He's ready to give tips to the Congress party to perform better. Come, let me get it. आपने सुना कि राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या आप टिप्स लेंगे? उन्होंने कहा मुझे नहीं कहना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ड्रामा कर रही है, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना। ये क्यों पूछा गया, जरा आपको ये सुनवाती हूँ। राहुल गांधी से ये सब इसलिए पूछा गया क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज बड़ा संदेश दिया। उन्होंने आज कहा कि विपक्ष को जिम्मेदारी निभानी होगी। शीतकालीन सत्र से पहले उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कि चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाने होंगे, ये भी कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश विपक्ष के लिए था, एक आध पार्टी हार नहीं पचा पाती है। इसे जरा जल्दी जल्दी चलाइए। एक आध पार्टी हार नहीं पचा पाती, कुछ दल पराजय से परेशान है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आज संसद में था। हार से बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। इसीलिए पूछना है क्या विपक्ष ये संदेश सुनेगा, समझेगा? उन्होंने कहा नारे नहीं, नीति पर बल दे विपक्ष, देश का विपक्ष। संसद के अंदर राजनीति में नकारात्मकता चलती होगी, यानी नकारात्मकता आप राजनीति में दिखाइए, लेकिन देश के लिए सकारात्मक सोच जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा हार का गुस्सा हाउस में न निकालें। प्रधानमंत्री का मतलब यह था कि जो दल हार जाते हैं फिर वो हार का गुस्सा आके हाउस में दिखाते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स के लिए वो सदन का इस्तेमाल करते हैं, ये मत करिए। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं विपक्ष को टिप्स भी देने के लिए तैयार हूं। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, जरा सुनिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए।
कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो आपने सुन लिया प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। अब मैं आपको दिखाती हूं कि आज संसद का शीत सत्र शुरू हुआ, तो उससे पहले संसद परिसर से एक और तस्वीर आई। कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की एक बैठक बुलाई थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बैठक शीत सत्र की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई थी। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो ये तस्वीर है जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, टीएमसी के सांसद नहीं पहुंचे, इसे लेकर एक और विवाद हुआ, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की प्लानिंग की है वो जरा सुन लीजिए। एसआईआर का मुद्दा आप जानते ही हैं, बीएलओ सुसाइड, आज का जो एक वीडियो आया उसके बाद विपक्ष बीएलओ और एसआईआर की प्रक्रिया पर सरकार को घेरेगा। वायु प्रदूषण, खासकर दिल्ली में जिस तरह से हो रहा है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद आंतरिक सुरक्षा और इस देश की विदेश नीति क्या है। अब विपक्ष ने मन बना लिया है कि इनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। तो ये सारे मुद्दे होंगे, लेकिन इनमें से एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी सबसे ज्यादा हमलावर है। जो तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं, ये कोलकाता की आई। कोलकाता में बीएलओ का प्रदर्शन देखने को मिला। अब बीजेपी का कहना है कि बिहार में पूरी प्रक्रिया हो गई है, लेकिन वहां पर कोई बीएलओ सड़क पर नहीं उतरा। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल में बीएलओ का प्रदर्शन क्यों हो रहा है, ममता बनर्जी की सरकार क्या उन्हें उकसा रही है, आज इस पर भी बात करूंगी, क्योंकि इसी की खबर को लेकर, यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आज सदन में भी हंगामा हुआ। लोकसभा की तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा था, विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया है। अब यहां पर बार बार लोकसभा अध्यक्ष, उधर राज्यसभा अध्यक्ष विपक्ष से हंगामा न करने की अपील कर रहे थे, लेकिन यहां पर भी इसका जरा आप एम्बियंस भी चला सकते हैं। यहां पर हंगामा होता रहा और लोकसभा को स्थगित करना पड़ा है। अब एसआईआर के मुद्दे पर जब ये हंगामे की तस्वीर आई तो विपक्ष ने मन बना लिया कि सरकार को इस पर घेरा जाएगा। तो अब क्या कुछ कहा है विपक्ष ने, जरा ये भी आपको सुना देते, जिससे आपको इस बात का एहसास होगा कि आने वाले दिनों में तस्वीर क्या रहेगी। अब रामगोपाल यादव है, नेता है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि जब तक एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी सदन नहीं चलेगा, यानी उन्होंने तय कर लिया एसआईआर ही मुद्दा है। वहीं कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने कहा सबसे अच्छा ड्रामा तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये प्रधानमंत्री के ड्रामा नहीं डिलीवरी के बयान पर जवाब दे रहे थे। अभिषेक बनर्जी भी आ गए, वो सांसद है टीएमसी के। एसआईआर पर बहस की मांग करना क्या ड्रामा है, वो सवाल पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही, वो कह रही हैं कि कांग्रेस सरकार सदन में चर्चा नहीं करना चाहती, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। वहीं गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा चर्चा के एजेंडे में विपक्ष के मुद्दे क्यों नहीं हैं। अब ये सारे सवाल विपक्ष के सांसद उठा रहे हैं। रेणुका चौधरी जो कि कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने कहा कि डसने वाले और काटने वाले लोग तो सरकार चला रहे हैं। और अखिलेश यादव जो कि अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, सांसद भी हैं, उन्होंने कहा एसआईआर से वोट डालने का हक छीना जा रहा है। तो ये बयान आए हैं विपक्ष के सांसदों के, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष ने मन बना लिया है कि सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार की तरफ से तो प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दे दिया कि डिलीवरी चाहिए, ड्रामा नहीं। क्या संसद में इस बार ड्रामा होगा, जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सारे माइक ऑन करें। सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, आप अपनी सीट पर विराजें, ठीक नहीं है। शीत सत्र से पहले मोदी की दो टूक, चुनाव हारे तो अब ड्रामे के सहारे। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें, यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। क्या विपक्ष इस शीत सत्र में भी सदन में ड्रामा करने वाला है?
सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने यह बात इसलिए कही क्योंकि पिछले कई सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या इस बार भी यही होगा। लेकिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री की पूरी बात में सिर्फ ड्रामा सुना और वही चुना। ड्रामा तो सबसे ज्यादा अच्छा करते हैं देश में, उनका नाम है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। उससे अच्छा ड्रामा कौन जानते हैं? सबसे ड्रामा तो इतना अच्छा एक्टिंग मोदी जी से छोड़ के कौन करने सकता है। देश का सबसे बड़ा एक्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, तो सभी जानते हैं भाई। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। शीत सत्र सिर्फ 15 दिन का है। लंबे सत्र की मांग कर रहे विपक्ष को पहला एतराज तो इसी बात पर है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुद्दों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। SIR, BLO सुसाइड, वायु प्रदूषण, दिल्ली ब्लास्ट, आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति, इन मुद्दों पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है। सरकार ने सदन में साफ कर दिया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके बाद भी लोकसभा राज्यसभा में हंगामा जारी रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पिछले राज्यसभा अध्यक्ष पर सवाल उठा दिए, उन्हें पक्षपाती बता दिया। इस पर किरण रिजिजू का गुस्सा फूटा कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर डे। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारें, अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री जी के बाद आधे घंटे की सब लोग विपक्ष जाके क्लास ले और जीवन बदल जाएगा। विपक्ष का यही रवैया कि संसद में चर्चा होने देगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी या पिछली बार की तरह इस बार भी हंगामे की भेंट चढ़ेगी। नियोजित तरीके से बातचीत ठीक नहीं है। और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरएलडी के वरिष्ठ नेता मलूक नागर जी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दीपक झा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और आप देख सकते हैं संजय शर्मा जी को, जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि शहजाद जी जरा बताइए, ड्रामा कौन कर रहा है? आप सीधे, प्रधानमंत्री ने आज कह दिया ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, तो मुझे जरा अपने साथियों को बताइए कि ड्रामा कौन कर रहा है? देखिए, ड्रामा तब होता है जब जनता की चिंता छोड़कर जानवरों की चिंता करते हुए रेणुका चौधरी पार्लियामेंट के पवित्र भवन में एक कुत्ता लेकर आती है। हाँ। और फिर कहती है कि जो अंदर बैठे, मतलब राजकुमार भाटी जी के सांसद, भाजपा के सांसद, कांग्रेस के अन्य सांसद, कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, ये सारे कुत्ते की तरह काटते हैं। ये ड्रामा होता है क्योंकि कांग्रेस ने ड्रामा ही किया है, कभी डिस्कशन नहीं किया, कॉन्फ्रंटेशन ही किया है, कंसेंसस पे नहीं आया। पिछले 15 सेशंस की आप हिस्ट्री निकाल कर देखिए। ये लोग प्राइस राइज पे चर्चा मांगते थे, हमने बोला आइए प्राइस राइज पे करते, कहाँ भाग गए? पेगासस पर। ये लोग कहते थे कोविड पर चर्चा कीजिए, हमने बोला आइए कोविड पर कीजिए, कहाँ भाग गए? रफाल और हिंडनबर्ग पर। हम उन्होंने बोला कि हमको चर्चा करनी है देश के सिचुएशन पर, मैंने बोला करिए चर्चा इस पे, तो कहाँ भाग गए? भाई ORCCRP की रिपोर्ट पर कि वैक्सीन खराब है। तो बार बार कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल SIR हो या कोई और मुद्दा हो, उसके नाम पर पार्लियामेंट को इसी प्रकार से बंधक बनाने का काम किया है। जहाँ तक SIR की चिंता है, SIR का तो पूरा मामला कोर्ट में गया। SIR में इन्होंने कौन सा, वहाँ पे बिहार के इशू में उन्होंने एक भी प्रमाण दिए? कोर्ट ने कल 2-3 दिन पहले बोला है कि जिस प्रकार से एप्रीहेंशन तो बड़ा क्रिएट किया गया, पर प्रमाण कोई नहीं दिया गया। रीजन के बदले केवल पैशन पर बात करते रहे। और SIR मुद्दा है तो दीपक जी बैठे हैं, इनसे पूछिए। तारिक अनवर तो बोलते वोट चोरी नहीं, टिकट चोरी हुई। शकील अहमद यही कहते हैं, कुमारी सैलजा यही कहती है। और कांग्रेस के तो साथी समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी, उनके नेता रविदास मेहरोत्रा बोलते हैं राहुल यूजलेस है, उनको हटाओ, चुनाव हार गए। फिर दूसरा TMC के नेता जयप्रकाश मजूमदार, वो बोलते हैं कि भाई ममता लाओ, इंडिया
साइंस बचाओ, तो भाई SIR की वजह से हारे तो राहुल को काहे दोष देते हो? और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को बॉयकॉट करते हैं, राहुल गांधी जिस प्रकार से इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम को बॉयकॉट करते हैं, CGI के ओथ को बॉयकॉट करते हैं, आज पार्लियामेंट में भी चर्चा ना हो क्योंकि उनको अपना हित देश के हित के ऊपर रखना है, अन्यथा मुझे बता दीजिए। और SIR के ऊपर तो इनके नेता रामगोपाल यादव ने बोला SIR पर चर्चा नहीं होगी तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। अब वहाँ पे प्रियंका जी बोलती है कि बहुत सारे इश्यूज चर्चा करनी है, तो स्टैंड क्या है? आपने जो बात बोली है, मैं रेणुका चौधरी का एक बयान सुनवाना चाहती हूँ। अब वो बयान क्यों था? भाटी जी, वैसे तो विरोध आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप इस विरोध में लाइट नहीं ऑन कर रहे हैं क्या? आप अंधकार में क्यों बैठे हुए हैं? मुझे जो तस्वीर नजर आ रही है ऐसा लग रहा है अंधकार में बैठे हुए हैं आप, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा लाइट वेट ऑन कर लीजिए, उसके बाद मैं तब तक रेणुका जी की बाइट सुनवा देती हूँ। रेणुका जी ने आज कहा वो कुत्ता लेकर पहुंच गई संसद परिसर में। अब उनसे पूछा गया कि प्रोटोकॉल क्या है, आप संसद में कुत्ता कैसे ले आई, तो वो क्या कह रही हैं जरा सुनिए, उसके बाद आप तय करिए ड्रामा है कि नहीं है। चलाइए जरा। कौन सी प्रोटोकॉल? कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहाँ एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ, उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, सो मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। अब मुझे दीपक जी जरा ये बताइए, असली काटने वाले और डसने वाले तो संसद में बैठे हुए हैं। ये अब रेणुका जी वैसे इससे पहले भी ऐसे बयान देती आई हैं कि कई बार हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये इसको ड्रामा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? सुचारिता जी नमस्कार, और उम्मीद करता हूं कि आप भी दिल्ली के मौसम का बहुत आनंद ले रही होंगी। मेरे भाई शहजाद यहाँ पे बैठे हैं, इनका गला बता रहा है कि कितना आनंद ले रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी आज दिल्ली के लोगों को और पत्रकार भाई बहनों को बता रहे थे कि दिल्ली के मौसम का आनंद लीजिए। इसका मतलब क्या है? मतलब आप 500 प्लस AQI पे सांस लीजिए, खुली हवा में घूमिए और आनंद लीजिए। तो ये तो है भाजपा। अब ड्रामा कौन करता है बताइए? ड्रामा मैन कौन है? मैं तो नरेंद्र मोदी जी को ससम्मान कहूंगा कि आप ड्रामा में आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपसे शानदार जुमलेबाजी कोई नहीं कर सकती। तो नरेंद्र मोदी जी बताएं और इनके मंत्रीगण बताएं, जो कहते थे 2021 में हम दिल्ली को साफ कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन किसी को नहीं साफ किया। लेकिन दिल्ली वालों को साफ जरूर करना चाहते हैं। बात ये है कि दुनिया भर में आज नहीं, और दीपक जी आप लोग संसद का सत्र साफ करना चाहते हैं। देखिए, आप संसद का सत्र साफ करना चाहते हैं क्योंकि आज भी 2 बार स्थगित हो गई लोकसभा, राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई, चलने नहीं दी गई। इसी की तो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री। आपको आंकड़े भी दिखा रही हूं मैं स्क्रीन पर कि कैसे 1 घंटे में कितने करोड़ों बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि संसद नहीं चलती। मैं भी, सुचारिता जी आप भी चाहती हैं कि संसद चले, मैं भी चाहता हूं कि संसद चले, लेकिन कौन ऐसा है जो चाहता है कि संसद ना चले? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ये चाहती है कि संसद ना चले, क्योंकि संसद चलेगी तो इनसे सवाल पूछे जाएंगे, इनकी कलाई खुलेगी। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे शहजाद बैठे हुए, ये बताए क्या? मैं आज ये नहीं कहूंगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर गया है, क्योंकि आज रुपया अपनी लाइफ टाइम पे लो पे आ गया है, 89.6 पे आ चुका है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। मैं नहीं कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर गया है। मोदी जी को इतने करीब से सुन रहे हैं तो उन्होंने आज जो बात कही वो नहीं सुनी आपने। ड्रामा मत करिए, डिलीवरी दीजिए। मैं तो ड्रामा कह रहा हूं ना। देखिए, मैं एक आम व्यक्ति की तरह जो संसद की कार्यवाही सुनना चाहता है, वो चाहता है सदन चले, उसके मुद्दे उठाए जाए। चिराग पासवान ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मैं जब पहली बार आया था, भाटी जी से सुनिए, तो मैं चाहता था अपने संसद की, अपने क्षेत्र की बात उठाऊं, लेकिन हंगामा इतना हुआ कि मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं उठा पाया।
मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। एक बार भाटी जी के पास जाऊँ या दीपक जी, आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं? 10 सेकंड ले लीजिए, 10 सेकंड। कमेंट किया ना, हाँ, पर्सनल कमेंट कर दिया आपने। तुलसीदास जी ने कहा है, चोर लवार संत मुनि ज्ञानी जस आपन तस आनव जानी, अर्थात जो जैसा है दूसरे को वो वैसे ही समझता है। तो कौन ड्रामा मैन है, पूरा देश देख रहा है ना। आप बेरोजगारी पे चर्चा करते, ना महंगाई पे चर्चा करने। तो चोर तो आपके नेता कहते हैं फिर? नहीं, फिर तो इस लॉजिक के हिसाब से तो चोर तो आपके नेता कहते हैं, तो फिर वो ये माने कि अगर वो चोर कह रहे हैं तो वो खुद भी चोरी कर रहे हैं। सुनिए, नहीं, आपने कहा जो जिसको देखता है वो वही बोलता है, तो फिर आपके नेता चोर कह रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के लिए वोट चोरी कहते हैं, वो कहते हैं चोरी है, तो फिर वो भी वही कर रहे हैं क्या? अरे ये लॉजिक नहीं है ना दीपक जी, दिस इज नॉट लॉजिक। उन्होंने एक बात कही है, मुझे डिलीवरी में एक बार भाटी जी के पास आना चाह रही हूँ, और शहजाद जी वांट्स टू रिप्लाई, आप उनके ऊपर कुछ कमेंट टिप्पणी कर रहे हैं, जल्दी से बोलिए शहजाद जी। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए भाटी जी, 10 सेकंड। नहीं 10 सेकंड मैंने दे दिए ना, भाटी जी और मलूक जी भी वेट कर रहे हैं। हाँ, चलो, बीच में अच्छी बात है कि आप भी आ जाती हैं तो अच्छा लगता है। सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी तबीयत कल बिगड़ी जब मैं एक नॉन एनडीए नॉन बीजेपी स्टेट में था, तो इसीलिए मुझे लगता है दोष लगाने से पहले थोड़ा होश में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, पोल्यूशन का एक सेकंड सर दीपक जी, मैंने बीच में नहीं बोला, ये पोल्यूशन का नहीं, ये कल्यूजन का मामला है। ये हिडमा के प्रोटेस्टर्स का, सपोर्टर्स का प्रोटेस्ट लेकर ये पोल्यूशन की कौन सी लड़ाई लड़ी जा रही है? हिडमा के सपोर्टर्स के तस्वीर को दिखाकर ये पोल्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। गजब का लड़ाई है पोल्यूशन के खिलाफ। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, देखिए तुलसीदास जी को तो इन्होंने कोट कर दिया, अच्छी बात है, पर वो बगल में बैठे राजकुमार भाटी जी, उनकी पार्टी ने तो एक बार कहा था कि रामचरितमानस को फाड़ कर फेंक देना चाहिए, और उनके पूरे गठबंधन के लोग जो है रामचरितमानस के बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अच्छा भाई, मैं एक चीज बोलना चाहती, भाटी जी शहजाद जी का गला खराब है। जब डिबेट में आए तो मैं इनसे कह रही थी आप डिबेट कैसे करेंगे, लेकिन आपको देखकर, दीपक जी को देखकर भाई ऊर्जा इनकी जाग गई है, ये तो मुझे कहना पड़ेगा। तो भाटी जी, लेट मी गेट इनटू द डिबेट, ये जरा बताइए। नहीं, अच्छी बात है ये भाई, बहुत अच्छी बात है। आप देखिए उनकी आवाज कैसे गूंज रही है अब आपको देखने के बाद। मुझे ये बताइए, जो आपके नेता कह रहे हैं कि ये कौन सा ड्रामा है, अब मुझे संसद में कौन से मुद्दों की गूंज रहेगी? 1.5 करोड़ रुपए हर घंटा बर्बाद होता है अगर संसद नहीं चलती है। क्या समाजवादी पार्टी का प्रयास रहेगा संसद चले? भाटी नहीं, पहले तो मैं भाई शहजाद के साथ मुझे पूरी सहानुभूति है, और मैं भगवान श्री राम से और हनुमान जी से ये प्रार्थना करूंगा कि उनके गले को जल्दी से जल्दी ठीक करें, और अल्लाह से, खुदा से दुआ भी करूंगा। आप देश की संसद कैसे जीती जाए और सरकार कैसे बनाई जाए, माननीय मोदी जी इसके बारे में टिप्स देना चाहते हैं, कोचिंग क्लास शुरू करना चाहते हैं। मोदी जी तो बहुत बड़े आदमी है, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, इसके टिप्स तो मैं दे दूंगा। सीधी सी बात है, पहले ऐसी व्यवस्था करो कि चुनाव आयुक्त आपकी मुट्ठी में रहे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करके ऐसी कमेटी बनाओ कि अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त बना सको। फिर ऐसा कानून बना दो कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई FIR नहीं होगी, ताकि वो निर्भय होकर आपकी मदद कर सके। फिर नोटबंदी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लो, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लो, फिर एक PM केयर फंड बना दो जिसमें आपको हिसाब नहीं दे सकते, आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। फिर जगह जगह दोहरे तीरे एक फोटो पे 20-20 वोट बना दो, 22-22 वोट बना दो, एक मकान में 400-400 वोट बना दो, सारे संसाधनों का दुरुपयोग करो। फिर SIR के नाम पर विपक्ष के वोट काट दो, चुनाव में धांधली करो। ये टिप्स हैं सीधे सीधे जो इन्हें कर रहा है, उसकी सरकार बन रही है। जो इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा कर रहे हैं, उन्हें ड्रामा बताया जा रहा है। भाटी जी वो टिप्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चुनाव जीत रहे हैं। अब वो कह रहे हैं भाई मैं चुनाव जो जीत रहा है क्योंकि जो हताश है। अब देखिए उन्होंने क्या तंज कसा है, अब आप इस पर लेना चाहें आप स्वतंत्र, मलूक जी बताएंगे किस पर था वो। इन्हीं टिप्स से तो चुनाव जीतने नहीं तो वो तो जीत रहे हैं, सत्ता में चुनाव जीत रहे हैं। सत्ता में तो वही चाहती है कि ये टिप्स चलते रहें? नहीं, मैं ये चाह रही हूं, चाहती है कि ये टिप्स चलते रहें, मुझे ये धांधली चलती रहे, आप ये चाहती हैं? भाटी जी इस पर सवाल उठना चाहिए। धांधली है कि नहीं है, इसी पे तो डिबेट है। उसे ड्रामा आप लोग कहते हैं धांधली है, वोट चोरी है, वो कहते हैं नहीं है, यही तो डिबेट है, जनता तो तय करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई या नहीं लगाई? इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया कि नहीं दिया? ठीक है। PM केयर फंड में हिसाब नहीं देंगे, क्या ये व्यवस्था नहीं है? अब ये बताइए, उसमें आप सवाल नहीं पूछ सकते? ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप पूछ भी रहे हैं।
इसीलिए तो माइक ऑन है आपका। कोई बात मैंने मुझे बताइए, उन्होंने जब ये कहा, धांधली हुई थी या नहीं हुई थी? जब ये कहा नोटबंदी अनावश्यक कदम था या नहीं था? मलूक जी, उन्होंने जब ये कहा कि जो सरकारें हार जाती हैं, मलूक जी, जो सरकारें हार जाती हैं फिर वो एंटी इनकम्बेंसी का ऐसा सामना नहीं कर पाती है, नाराजगी इतनी होती है कि वो बात भी नहीं रख पाती अपने राज्यों में जाकर, और फिर वो हार की खीज सदन में उतारती हैं। अब वो कौन सी सरकारें हैं जो हार गई फिर वो खीज निकाल रही हैं सदन में? कौन सी पार्टियां हैं मलूक जी? सुचारिता साहब, जो बीएसी होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसमें एज ए डिप्टी लीडर ऑफ पार्टी उसमें बैठता जी, वहां सहमति बन जाएगी, संसद में आकर के हंगामा कर देंगे। ठीक है, संसद में पहला घंटा होता है प्रश्नों का, जो 14 दिन पहले ऑनलाइन फीड करा जाता है, ये चलने नहीं देते। आज बुंदेलखंड कहो, गुजरलैंड कहो, वहां का प्रश्न लगा हुआ था, कुछ गांवों में पानी नहीं जाता, सूखा जाती है, और वहां के एमपी ने, लोकल एमपी ने प्रश्न लगाया, माननीय मंत्री उसका जवाब दे रहे थे कि हम ऐसा प्रोविजन कर रहे हैं सॉल्यूशन के साथ, इन्होंने वो करने ही नहीं दिया। तो क्या बुंदेलखंड के लोगों को सूखे से मारना चाहते हैं? दूसरा घंटा चलता है पार्लियामेंट का, जिसमें क्वेश्चन आवर कहते हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी सांसद कहीं का भी कोई भी चीज उठा सकता है मुद्दा, और जिनको उठाने का मौका नहीं मिला वो स्पेशल मेंशनिंग कर सकते हैं। तीसरा प्रोविजन होता है 377 रूल, तो इसमें सरकार बाउंड होती है एमपी के मेंबर के प्रश्न का जवाब देने के लिए, उसको साफ कर दिया। उसके बाद जितने भी ये बिल आते हैं अमेंडमेंट के, उसमें 193 की चर्चा पे जो कहीं कमी रह जाती है, आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप में कमी रह सकती है, मुझ में कमी रह सकती है, विपक्ष का काम होता है उसमें संशोधन करना, जिससे देश के लिए, देश की जनता के लिए काम हो सके, उसमें बिल्कुल साफ कर देते हैं। 18-20 लाख लोग हमें चुन के भेजते हैं कि हमने अपनी ताकत तुम्हें दी संविधान के अनुसार, और तुम हमारी बात को लेकर के संसद में काम करो। हम संसद में काम करना चाहते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, 18-20 लाख लोगों के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आज रेणुका चौधरी, तो यहाँ भाटी जी को बोलिए ना कि उनकी पार्टी आपके अधिकारों का हनन ना करे संसद में, यहाँ आप बोलिए। आज मैं चाहती हूँ मलूक जी आप बोले, मैं जानती हूँ आपके मित्र हैं, एक बड़ी काम की बात बोल नहीं, देखिए ये जो कंसेंसस है ना, ये संसद के बाहर ही बनना चाहिए, तब जाकर संसद सुचारू रूप से चलेगी। आप लोग यहाँ पर हंसकर बात करके क्यों नहीं बनाते कंसेंसस? जी अब सुचेंद्र जी एक सेकंड और बस, एक थोड़ा सा। आज रेणुका चौधरी लेके आई डॉग को, जिसको कुत्ता कहने में अजीब सा लगता है, और कहती है अंदर बैठे हैं वो काटते हैं, सोचिए, और डर से रहते हैं। सांप और कुत्ता कह रही है एमपीओ को। अरे समाजवादी के के कंधे पर रख के कांग्रेसियों तुम नहीं, ये बहुत खराब बयान था मलूक जी। मैं कुत्ता कह रहे हो पार्लियामेंट में, नहीं सोचिए, आपके साथ जो सहयोगी हैं आपके, तो क्या है? नहीं, शहजाद जी ने इसको पहले ही उठाया। भाटी जी, ये बहुत ही खराब बयान था। जो आपके सांसद हैं, आपके सहयोगी हैं, जिनके साथ आप संसद में काम करते हैं, उनके लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, फिर क्यों नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री की ये ड्रामा नहीं चलेगा? ये ड्रामा था कि नहीं था भाटी जी? नहीं, रेणुका चौधरी का वाक्य तो खराब था, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसके लिए संसद को उनका सम्मान करना चाहिए और मीडिया को उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसी बात के लिए आलोचना की जा रही है। उनकी संवेदना देखिए, उनकी संवेदना देखिए कि वो एक घायल करनी चाहिए, घायल। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि डसने वाले, काटने वाले संसद में बैठे हैं बाय रेफरेंस, यानी काटने वाले कौन? कुत्ते, और डसने वाले कौन? सांप। तो मैं अगर उस क्रूर भाषा में बोलूं, क्रूर भाषा में, फिर कह रही हूं इट्स वेरी क्रूड, लेकिन अगर मैं क्रूर भाषा में बोलूं तो वहां बैठने वाले कुत्ते और सांप हैं, उसमें आपके भी नेता है भाटी जी। नहीं, मैंने कहा उनका वाक्य खराब था, लेकिन जो उन्होंने काम किया, उनकी संवेदनशीलता देखिए कि एक घायल कुत्ते को जो सड़क पर पड़ा था उसे अपनी गाड़ी, अरे सर, ये आप ही हैं जो इसमें उस कुत्ते को, उस डॉग को उठाने की संवेदनशीलता देख रहे हैं आप। मैं ठीक है, मैं डॉग लवर से बहुत माफी के साथ ये बोलूंगी, नहीं, मैं बहुत माफी के साथ डॉग लवर से बोलूंगी, लेकिन आपको संवेदनशीलता नजर आ रही, मुझे तो संवेदनहीनता नजर आ रही कि अपने सहयोगियों को कुत्ता और सांप कह रही है वो। शहजाद जी
नहीं, संवेदना अगर देखनी है तो फिर तो वो वाक्य गलत है। वो तो मैं भी नहीं उसका समर्थन नहीं कर देखिए, रहा। कम से कम वो वाक्य गलत है। कम से कम राजकुमार भाटी जी ने माना कि उनका बयान गलत है, पर उन्होंने कहा संवेदना का सम्मान होना चाहिए। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, सुनिए ना, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि संवेदना वहां पर भी तो दिखाओ कि जब एक जानवर को धीरे 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 काट कर मार दिया जाता है, वहां पर भी तो संवेदना बताओ कि जहां पर आप कहते हैं कि होली पानी के बिना हो, पर एक मजहब के त्योहार पे हजारों लाखों करोड़ों मासूम जानवर काटे जाते हैं। मैं तो प्योर वहां पर संवेदना पे मैंने तो कभी जानवरों की संवेदना गायब नहीं है। अब देखिए, मैंने तो नाम नहीं लिया, आप बोल पड़े, पर लेकिन मैं तो मैं अपनी बात आगे करता हूँ। भाटी जी बहुत ही शिक्षित, विद्वान और वन ऑफ द बेस्ट प्रवक्ता है अक्रॉस पार्टी लाइन्स। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनादर करते हुए हमने ईसी की निष्पक्षता चुनने में खत्म की। भाटी जी को ये पता है 1952 से लेकर 1993 तक इलेक्शन कमिश्नर एक ही होता था और वो डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय पीएमओ। 2023 में पहली बार तो कानून बना। स्टेट में भी जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसमें ना कोई व्यवस्था होती है और डायरेक्टली गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। वहां पर तो कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या कोई विपक्ष का नेता का रोल भी नहीं होता। तीसरी और आखिरी बात, टिप्स की बात की। भाटी जी, आप पीएम से तो टिप्स लेने से रहे, पर कम से कम रविदास मेहरोत्रा के तो टिप्स ले लो। वो कहते हैं राहुल जिम्मेदार है हार के लिए, और कुमार भाटी बोलते हैं कि चुनाव। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पर आ रही हूँ। संजय जी को स्क्रीन पर लीजिए। संजय जी, माफी के साथ बहुत देर से आ रही हूँ आपके पास। आपके आज कीर्ति आजाद ने क्या कह दिया? उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि आप लोग बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो नेहरू की तरह विजनरी बनना चाहते हैं पर विजन नहीं है, जो इंदिरा गांधी की तरह फियरलेस बनना चाहते हैं पर उनमें उस तरह की निडरता नहीं है, और उन्होंने कहा कि कौन बनना चाहता है मनमोहन सिंह, लेकिन उस तरह की शिक्षा ही नहीं है। अब किसकी बात कर रहे थे कीर्ति आजाद? ये तो अटैक चल रहा है आपस में ही आप लोगों का, कांग्रेस और ये आपस में अटैक की बात नहीं है। ये बात समझने के लिए कोई पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? और निस्संदेह देश के उस नेता की रहे होंगे जिन्होंने आज कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। और 2014 से जिस बात की डिलीवरी चल रही है देश में, 2014 से नोटबंदी से शुरू होने तक और ये चुनाव एसआईआर की प्रक्रिया की जो डिलीवरी चल रही है, मैं संजय जी मैं आपको ये बताती हूँ, आपने जो बात समझी उसी में मैं आपको ऐड कर रही हूँ कि उन्होंने जब ये ट्वीट किया तो लोगों ने क्या लिखा है। लोगों ने कहा क्या कांग्रेस की पूरी कब्र खोद कर ही चैन लोगे? मतलब लोग जो उस पर रिएक्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। आज टीएमसी गई नहीं इंडिया। अब मुझे ये बताइए, आज आपके नेता, आपके सांसद बैठक में भी नहीं पहुंचे। आपके सांसद क्यों नहीं गए इंडिया गठबंधन की बैठक में? इसमें कोई, ये तो हमारा संसदीय दल बताएगा, कोई कुछ समझ रहा है। और जो बात मैंने आज आपके सामने रखी है, 2014 से ये एसआईआर की प्रक्रिया में 40 लोगों की बदली लेने के बाद चुनाव आयोग को 7 दिन समय देने का मौका मिला। ये काम चुनाव आयोग पहले भी कर सकते थे। ये क्या डिलीवरी चल रही है, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। इतने लोगों की बलि चढ़ाने के बाद आपने एसआईआर के माध्यम में 7 दिन का समय, एसआईआर प्रक्रिया, मलूक जी को एक बार लीजिए। ये जो डिलीवरी चल रही है और ये जो टैक्स टेररिज्म देश में चल रहा है, ये डिलीवरी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आप नहीं, मैं आपसे टैक्स टेररिज्म जिस हिसाब से हर चीज पर टैक्स बढ़ा दिया गया। देखिए, मैं बता दूं, बंगाल से आज जो तस्वीरें आई हैं, मलूक जी आज बंगाल से बीएलओ प्रदर्शन कर रहे थे। आपने नोटबंदी के माध्यम से कितने लोगों की जाने नहीं, मैं आज वही तस्वीरें दिखा रहे संजय जी। बीएलओ का प्रदर्शन जरा चलाइए। बीएलओ का प्रदर्शन हो रहा है पश्चिम बंगाल में, डिलीवरी कर रहे हैं। ये तस्वीरें के लिए बोल रहे हैं। अब सुनिए संजय जी, मैं आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखा रही हूँ, जरा देखिए ना। वो कोलकाता में बीएलओ प्रदर्शन कर रहे थे। अब मलूक जी, ऐसा क्यों है कि ये प्रदर्शन पश्चिम बंगाल से तो आता है, बिहार में तो नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? हम गंभीरता से न ले इसे? मलूक जी, अरे पश्चिम बंगाल की बात छोड़ो, वहाँ बिहार जब बाढ़ में लोग मरते हैं, दवाई जाते हैं, खाना भेजते हैं, उनका सर फोड़ते हैं। ममता जी कहती है मैं देश को हिला दूंगी, इस संविधान के खिलाफ बात नहीं है। बात कर रहा हूँ, देश को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। आपको ये जमीनी स्तर की जानकारी नहीं है। सुनो, 3 लाख 1 मिनट का खर्चा होता है, जो 1 घंटे का करीब 2 करोड़ होता है, जो पूरे दिन का करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र नहीं चले,
18वीं लोकसभा के 6 सत्र नहीं चले, करके बोल लीजिए ना आप लोग। गरीब दबे संजय जी वो जवाब दे रहे हैं, सवाल मैंने उनसे पूछा था, एक बार जवाब देने दीजिए उन्हें। नहीं हुआ, देश की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट हो रहा है, इन लोगों को शर्म नहीं आती है, इस देश की जनता पूरी देख रही है, इसीलिए इनकी हासिल इसलिए खराब होती जा रही है। बंगाल के चुनाव में देख लेना लोग इनकी हालत। अब देखिए मैं एक बात बता दूं, वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा होगी संसद के अंदर। वंदे मातरम पर संजय जी आपकी नेत्री कहती है क्यों नहीं बोलेंगे, हम जोर से बोलेंगे, हम बोलेंगे वंदे मातरम, लेकिन वहीं जब एक समुदाय या फिर उस समुदाय के कुछ नेता कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो उनके समर्थन में उतर आती है। उन्हें डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आता। एक सेकंड मलूक जी, नहीं है डबल स्टैंडर्ड। पश्चिम बंगाल में गणतांत्रिक आंदोलन का जो मेन जंग है, देश की आजादी का जो मेन मंत्र था जय हिंद और वंदे मातरम, आपने उसको ये बैन कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। और वंदे मातरम से क्यों इतनी चिढ़? नहीं, मैं वही संजय जी डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब कुछ समुदाय के नेता बोलते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो ममता बनर्जी सबसे पहले उनके समर्थन में आ जाती है, हाँ नहीं बोलना चाहिए, उनकी मर्जी है। फिर वहीं दूसरी तरफ कहती क्यों नहीं बोलेंगे, हमें कौन रोक सकता है, हम जरूर बोलेंगे। अरे भाई ये एक तरफ नहीं है ना शहजाद जी, एक तरफ नहीं है। सरकार को ये आया कैसे दिमाग में कि वंदे मातरम पर रोक लगा दी? देखिए जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ संजय जी। संजय जी सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वंदे मातरम जो है वो औपचारिक रूप से सदन के समाप्त होने के बाद वो औपचारिक रूप से प्ले होता है, और हमारे भाजपा के कार्यक्रम में तो फुल वंदे मातरम प्ले होता है। आप लोगों ने तो उसको आधा काट दिया, काटने वाले शायद यही होंगे। और दूसरी बात, अबू आजमी से लेकर शफीकुर रहमान बर्क, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, शफीकुर रहमान बर्क और अबू आजमी बोलते हैं कि मेरे इस्लाम के खिलाफ है, मेरे इस्लाम के खिलाफ है, मैं वंदे मातरम कतई नहीं बोलूंगा। तो अब मैं बात चाहता हूं कि आप स्टैंड लीजिए कि क्या अबू आजमी सही है गलत है। दूसरी बात, अभी उन्होंने बोला कि देखिए कि ये वोट चोरी का मामला है, SIR का मामला है, तो जयप्रकाश मजूमदार, कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी और पॉपुलैरिटी खत्म, बिहार में ममता जी को लीड करना चाहिए इंडिया अलायंस। अब मुझे बता दो कि या तो प्लीज सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, या तो ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी पॉपुलर नहीं और इसलिए हारे, ये सही है जयप्रकाश मजूमदार का बयान, रविदास मेहरोत्रा का बयान, या यहाँ पर बैठे जो लोग हैं जो कहते हैं कि बिहार में इलेक्शन चोरी हुई उसका बयान। मतलब दोनों स्टैंड ले लेते हैं। और आज तो TMC इस इंडिया अलायंस की मीटिंग में गई नहीं, कीर्ति आजाद के उस ट्वीट के बाद। नहीं, अब मैं तो चाह रही हूं कि आप लोग उस पर बात करें, क्योंकि अब वंदे मातरम पर देश की संसद में चर्चा होगी, 10 घंटे तक चर्चा होगी, और उसमें क्या कहा जाएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों धड़ों ने अपनी अपनी बातें अभी तक रखी हैं, लेकिन जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा जाएगा उसे ही बयान और उसे ही मत माना जाएगा। मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि वंदे मातरम को लेकर आज मैंने जमीयत उलेमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं महमूद मदनी, उनसे भी बात की। मौलाना महमूद मदनी का वंदे मातरम को लेकर एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं बोलेंगे और जो बोलेगा वो मुर्दा कौम कहलाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिहाद जुल्म होगा तो जिहाद छेड़ेंगे। अब आखिर इसका मतलब क्या है? आज महमूद मदनी ने सिर्फ NDTV इंडिया से बात की और मुझसे बातचीत में वो इन बयानों से बचते हुए नजर आए। जरा सुनिए उन्होंने आज किन किन बातों का जवाब दिया और किन पर बोलने से बचे। मदनी साहब, पिछले 2 दिनों से आपके कुछ बयानों पर देश में बहुत आक्रोश है, एक गुस्सा भी नजर आ रहा है, कई जगह आपके खिलाफ पुतले भी फूके जा रहे हैं। बहुत से मुसलमान जो कौम के नेता हैं वो भी आपके उन बयानों पर सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी, क्या आप मुसलमानों को देश के खिलाफ जिहाद के लिए भड़का रहे हैं? पता नहीं, ये तो आप ही ज़्यादा सही समझेंगी कि मैं भड़का रहा हूँ या समझा रहा हूँ। मैं इस बारे में क्या बताऊँगा? ये तो आप लोगों को ही, देश वालों को समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कैसे बताऊंगा कि मैं भड़का रहा हूं लोगों को? नहीं मदनी साहब, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यही आरोप आप पर लग रहे हैं पिछले 2 दिन से। आपने भी देखा होगा किस तरह के बयान टीवी पर आ रहे हैं और वो सब आपके बयान के चलते हैं, क्योंकि आपने कहा जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। फिर आपने कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। जी, तो ये जिहाद जी, प्रॉब्लम ये है कि टीवी पर जो चीज़ें चलती हैं
वो चीज़ों के बारे में मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं तो जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में जवाब दे सकता हूँ। इसीलिए कह रही हूँ। और मैंने वो पूरा, अगर आप उसको पूरा चला देंगी जी, तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप उसको पूरा चला देंगी तो आपको पूरा जवाब मिल जाएगा, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। साहब आपका बयान हम चला रहे हैं, मेरा वो 1.5 मिनट 2 मिनट का है। आपने जो बात कही, जो बयान आपके हैं, जिसमें आपका एक बयान ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट तभी तक सुप्रीम कहलाने योग्य है, अगर मैं दूंगा जब वो संविधान का पालन करे और कानून बनाए रखे। सुन लीजिए, अगर एक बयान मैं दूंगा तो उस बयान की व्याख्या भी मैं ही करूंगा, आप नहीं करेंगी। बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं आपसे। ये तो एक सिद्धांत है, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन आपके बयान का आप मतलब निकाल कर तो आप लोगों ने तो उसको अपने अल्फाज दिए हैं ना। मैं आपके अल्फाज पढ़ रही हूं मदनी जी, मैं अपने अल्फाज नहीं उसमें जोड़ रही। आपने ये कहा कि बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और अन्य मामलों में फैसलों के बाद लगता है कोर्ट कुछ सालों से सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और फिर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने योग्य है जब तक वो संविधान का पालन करे और कानून बनाए रखे। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट, मदनी साहब कह रहे हैं कि ये अदालत, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने लायक नहीं है? ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी मदनी जी? अब ये सवाल मुझसे कोर्ट करेगा, आप नहीं करेंगी। मतलब आप अगर करेंगी तो मैं जवाब नहीं दूंगा। जो मैंने कहा है उस पर मैं कायम हूं। हाँ, जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूं, मैं दोबारा वही कह दूंगा। नहीं, आप दोबारा कहिए, तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ मदनी जी, जो मैंने पहले कि देश की सर्वोच्च अदालत को आप सर्वोच्च का दर्जा नहीं देना चाहते? आपको लगता है वो सुप्रीम कोर्ट कहलाने लायक ठीक है? नहीं, आपने उसको देखा ही नहीं ना, फिर इसका मतलब आपने उसको सुना ही नहीं, उसको भी। नहीं मदनी साहब, भाई संविधान सर्वोपरि है कि नहीं है, ये आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? भी नहीं रही इसमें, ये तो आप ही के अल्फाज हैं, इसमें मैंने क्या जोड़ा? दोनों चीजों में आप अपने अल्फाज बिल्कुल नहीं जोड़े, मेरे मुंह में डालना चाहती हैं। मैंने बिल्कुल नहीं जोड़े, ये सारे अल्फाज आपके हैं। बता दीजिए कौन सा गलत बोला, बता दीजिए मैंने कौन सा अल्फाज गलत बोला। आप अपने अल्फाज, हाँ तो नहीं, मैं आपको कैसे गलत बता सकता हूँ? आपसे ज्यादा सही कौन हो सकता है? आपसे ज्यादा तो कोई सही हो ही नहीं सकता। आपने अल्फाज आप बता दीजिए मुझे, अगर मैंने बहुत शानदार है। आप ही सब सही हैं और बाकी सब गलत हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब एक और बयान है जिसे आप गलत बता देंगे मदनी जी। मैं क्या कहूंगा मदनी जी? मैं तो सीधे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देश में एक बवाल हो रहा है आपके बयानों पर, आप उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहते। मदनी जी, मैं एक और बयान आपका पढ़ के बताऊंगी, आप बस मुझे बता दीजिए गलत है, आपने नहीं बोला। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर देंगे, ये पहचान होगी मुर्दा कौम की। अब ये आपके शब्द हैं या नहीं है, या ये भी मेरे? हाँ, ये तो भाई है मेरे शब्द और मैं इसको दोबारा कहूंगा। और सारे जो शब्द मैंने पढ़े वो सब आपके हैं मदनी जी, मेरे कोई भी नहीं थे। हाँ, नहीं, ठीक है, बहुत मुबारक हो आपको, शुक्रिया बहुत, थैंक यू। नहीं, आप इसे मदनी जी गलत तरीके से ले रहे हैं। मेरा सिर्फ फर्ज है कि जिन सवालों पर, जिन बयानों पर, आपके बयानों पर हंगामा हो रहा है, उस पर मैं आपसे सवाल। आप गलत तरीकों से ले रही हैं। नहीं, आप गलत तरीके से। तो आपको लगता है देश में जो मुसलमान वंदे मातरम पढ़ेगा या कहेगा वो मुर्दा कौम का हिस्सा हो गया? वो एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, बहुत सारी बातें हुए हैं उसमें, तो ठीक है, वो मैं उस पर कायम हूँ। मैं फिर कहूँगा दोबारा, अगर कहना होगा जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ फिर दोबारा कहूँगा, उसमें कोई बात नहीं। मैं यही पूछ रही हूँ, यानी कि मुसलमान को वंदे मातरम नहीं बोलना है। हाँ, मैं बार बार कहूँगा, वही बार बार कहूँगा, इस बात को नहीं पढ़ा जाना है। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को पढ़ने का शौक़ हो पढ़ ले, मुझे भी ज़रूरत होगी मैं भी पढ़ लूँगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। नहीं, जबरदस्ती कोई भी नहीं कर सकता इस देश में किसी के साथ। मदनी आप जबरदस्ती नहीं, आप लोगों ने मुसलमानों को दीवार से लगा दिया है। किसने लगा दिया? ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि उनके लिए दाएं बाएं देखने का रास्ता भी नहीं बचा है। नहीं, किसने लगाया? आप लोगों ने, मीडिया ने और सरकारों ने। आप लोगों ने, मीडिया ने और सरकारों ने। नहीं, मीडिया और सरकारों ने मुसलमानों के खिलाफ जिस लहजे में आप सवाल कर रही हैं वो भी यही बताता है।
मैं तो मदनी जी आप ही के बयानों से सवाल पूछ रही हूँ। मेरा उसमें ट्विस्ट करके सवाल खड़े करेंगे। ये सारे वो बयान है जो आपने दिए। मेरा बयान आप मैंने आपसे पूछा इन बयानों का मतलब क्या है। आप क्या ये मान रहे हैं कि देश में मुसलमान जिहाद छेड़े? ठीक है। आप क्या ये मान रहे हैं कि वंदे मातरम ना बोले? मुझसे, अगर आप मुझसे लड़ना चाह रही हैं, नहीं सुनिए, तो इस स्टाइल में बताइए कैसे बात होगी? अच्छा ठीक, नहीं होगी ना। आपने बहुत सारी बात कर ली और बहुत शुक्रिया आपका, हम आपका आभार जताते हैं मदनी इस जी, बात के लिए। मदनी जी मेरी बात सुनिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इस पर किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो बात समझ नहीं आएगी। मदनी जी, अगर आप इस पर कोई कुछ बोलेंगे नहीं तो उसी तरह का आक्रोश बना रहेगा। उससे क्या हल होगा? आप अपने बयान पर कोई बात कहना नहीं चाहते हैं, आप उठकर जाना चाहते हैं।